चलिए, कल हम लोग पढ़ रहे थे इंट्रोडक्शन किसका, जेनेटिक्स का। उसी के बारे में थोड़ी बहुत चीजें जो छुट्टी हैं उसी पे चर्चा करेंगे, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। क्लियर? तो मेंडल वर्क वाज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, Mendel work was not recognized until the turn of until the 20th century. Turn of the 20th century. कह रहा है मेंडल वर्क वाज नॉट रिकॉग्नाइज्ड अंटिल द टर्न ऑफ 20th century. ठीक है ना? मेंडल का पूरा नाम क्या था? ग्रेगर जॉन मेंडल। हमने मेंडल के बारे में क्या पढ़ा? जो पढ़ा उसी को राइट करेंगे। पहला पॉइंट पढ़ा कि मेंडल ने क्या किया था? डिस्कवर्ड जेनेटिक। डिस्कवर्ड जेनेटिक्स। ठीक है ना? मेंडल ने डिस्कवर किया किसको? जेनेटिक को। दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा था कि फादर ऑफ जेनेटिक किसको कहा गया? मेंडल को। फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन था? ग्रेगर जॉन मेंडल। क्लियर? फादर ऑफ जेनेटिक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा गया। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट, इनका जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था। ऑस्ट्रिया में हुआ था। किसका जन्म? मेंडल का। ये एक ऑस्ट्रियन मंक थे। ये एक ऑस्ट्रियन मंक थे। क्लियर? इनका जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ। ये एक ऑस्ट्रियन मंक थे। इन्होंने अपना प्रयोग गार्डन पी पे किया था। नेक्स्ट पॉइंट, इन्होंने अपना प्रयोग गार्डन पी पर किया था। क्या कहते हैं इसको? पाइसम सटाइवम। पाइसम सटाइवम। इसके अलावा इन्होंने अपना प्रयोग एक प्लांट पर और किया था। इसके अलावा मेंडल ने अपना प्रयोग किस पे किया था? हीरेसियम पर किया था। हीरेसियम पर किया था। हीरेसियम एक प्लांट है। हीरेसियम पर किया था। कॉमन नेम हीरेसियम, जिसका इसका निकनेम हॉकवीड है। किया था। इसका निकनेम हॉकवीड। इसका निकनेम क्या है? हॉकवीड। हॉकवीड है या एस्टेरेसी कुल, या एस्टेरेसी, या इसी को कहते हैं कंपोजिटी, या एस्टेरेसी या कंपोजिटी फैमिली से।
फैमिली के अंतर्गत आता है। क्लियर? अगला पॉइंट, गार्डन पी पे मेंडल ने गार्डन पी में मेंडल ने कुल 7 कैरेक्टर मेंडल ने क्या किया था, देखा था। गार्डन पी में मेंडल ने 7 कैरेक्टर देखा था। पी से पी कलर, पी से पी कलर, पी से पी कलर, और क्या, पॉड से पॉड कलर, पॉड शेप, पॉड कलर, पॉड कलर, और पोजीशन ऑफ फ्लावर, और फ्लावर शेप एंड साइज। फ्लावर शेप, इसी को साइज भी कहते हैं। फ्लावर शेप एंड साइज, पी शेप पी कलर, पी शेप पी कलर, पॉट शेप पॉट कलर, फ्लावर कलर, और फ्लावर शेप एंड साइज, फ्लावर शेप एंड साइज, फ्लावर कलर। और 7वां था पोजीशन, पोजीशन ऑफ फ्लावर। क्लियर हुआ? इतनी बातें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, तो देख लीजिए, कह रहा है कि मेंडल वाज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, मेंडल वर्क वाज नॉट रिकॉग्नाइज्ड। मेंडल का जो कार्य था, इंट्रोडक्शन आपको बता रहे हैं जेनेटिक का, ठीक है, नीट से है ये। तो कह रहा है कि मेंडल वर्क वाज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, मेंडल का वर्क जो था रिकॉग्नाइज नहीं हुआ अंटिल द टर्न ऑफ द 20th सेंचुरी, 20 सेंचुरी तक। यानी कि मेंडल के मरने के बाद 34 साल बाद मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक कहा गया। वाई, क्या रीजन था? क्योंकि जिस समय मेंडल हेरिडिटी पर कार्य कर रहा था, उस समय थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बहुत जोरों पर थी, और जो प्रतिभावान साइंटिस्ट थे, लैमार्क, डार्विन, ठीक है, उन्हीं के कारण, चूंकि मेंडल गरीब परिवार का था, तो उसकी खोज हीड हो गई थी। तो मेंडल के मरने के 34 साल बाद क्या कहा गया? मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक कहा गया। तो कह रहा है मेंडल वर्क वाज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, मेंडल का कार्य रिकॉग्नाइज नहीं हो पाया था अंटिल द टर्न ऑफ द 20th सेंचुरी। याद रखने की चीज है, 20th सेंचुरी तक। और उसके बाद मेंडल का पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल था। अब हमने मेंडल के बारे में सीखा क्या? मेंडल ने क्या किया था? डिस्कवर्ड जेनेटिक। क्लियर? अनुवांशिकता की खोज की, तभी इसे अनुवांशिकता का जनक कहा गया। दूसरी चीज, फादर ऑफ जेनेटिक कहा गया मेंडल को। मेंडल को क्या कहा गया था? फादर ऑफ जेनेटिक। इनका जन्म कहाँ हुआ? ऑस्ट्रिया में हुआ। मेंडल जो थे ऑस्ट्रियन मंक थे। क्या थे? ऑस्ट्रियन मंक थे। इन्होंने अपना प्रयोग गार्डन पी पर किया। तो मेंडल ने अपना प्रयोग किस पे किया? गार्डन पी पर। हमने आपको बताया था मेंडल साहब आ रहे रैट पे प्रयोग करने, लेकिन चूंकि रैट में यानी चूहे में उन्हें बहुत सारे कैरेक्टर नहीं मिल पाए, इसीलिए उन्होंने अपना प्रयोग गार्डन पी पर किया था। ठीक, पाइसम सटाइवम पर किया। इसके अलावा मेंडल ने अपना प्रयोग किस पे किया था? हिरेशियम। किस पे किया था? हिरेशियम पर किया था। हिरेशियम का निकनेम हॉकवीड है। क्या है? हॉकवीड। हॉकवीड यह एस्टेरेसी फैमिली से बिलोंग करता है। एस्टेरेसी फैमिली को कंपोजिटी फैमिली भी कहते हैं।
क्लियर हुआ। गॉर्डन पी में मेंडल ने कुल 7 कैरेक्टर देखा। क्वेश्चन पूछता है कि मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया था। तो क्यों किया था, क्योंकि उसमें विरोधाभास लक्षण थे और 7 विरोधी लक्षण दिखाई दिए थे। पी शेप, पी कलर, पी पॉड शेप, पॉड कलर, फ्लावर शेप एंड साइज, फ्लावर कलर और पोजीशन ऑफ फ्लावर। क्लियर, बात समझ में आई। इसके आगे चलते हैं। तो मेंडल ने दिया कितने प्रिंसिपल, 3 प्रिंसिपल, 3 प्रिंसिपल। मेंडल के 3 प्रिंसिपल थे, 3 सिद्धांत थे। कौन कौन। पहला सिद्धांत था लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या था, लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्लियर। दूसरी थ्योरी उनकी थी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अस्सॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और तीसरी थ्योरी थी उनकी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या कहते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ डोमिनेंस है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। दिख रहा है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्वेश्चन जो पुटअप होगा याद रखिएगा, लॉ ऑफ डोमिनेंस, फैक्टर इज यूज्ड। पहला पॉइंट, फैक्टर इज यूज्ड, फैक्टर इज यूज्ड। दूसरा पॉइंट, फैक्टर इज ऑलवेज इन पेयर, फैक्टर इज ऑलवेज इन पेयर, फैक्टर इज ऑलवेज इन पेयर। तीसरा, डिसिमिलर पेयर, डिसिमिलर पेयर, डिसिमिलर पेयर। पांचवा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। क्लियर। आइए, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए जाना जाता है। पहला पॉइंट, डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए, डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए जाना जाता है। दूसरा पॉइंट, इसमें राउंड एलो, राउंड एलो, इसमें राउंड एंड एलो, राउंड एलो। और क्या था, राउंड एलो तथा व्रिंकिल्ड ग्रीन को भी लिया गया, व्रिंकिल्ड ग्रीन, ग्रीन करेक्टर, करेक्टर को रखा गया था। याद रखिएगा, डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए जाना जाता है, राउंड येलो करेक्टर को लिया गया और व्रिंकल्ड और ग्रीन को भी लिया गया था। और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, expression has been seen, expression has been seen, separation has been seen, separation की बात करता है। दूसरा पॉइंट, डॉर्फ करेक्टर इज नॉट सीन, याद रखना है इसी में। दूसरा पॉइंट, डॉर्फ करेक्टर इज नॉट सीन,
dwarf character is not seen in F1 generation. In F1 generation. In F1 generation. Dwarf character is not seen in F1 generation. Next point. लेकिन यह ध्यान रखना है F2 जनरेशन में यह दिखाई देता है, यहां पे लिख सकते हैं, ध्यान रखने की बात है। क्या? F2 जनरेशन, F2 जनरेशन, F2 जनरेशन में डार्क करेक्टर क्या होता है? दिखाई देता है। कुछ पॉइंट्स यहाँ के थे जो हमने आपको बताने की कोशिश की है। देखिएगा, मेंडल ने कितने प्रिंसिपल दिए थे? 3 प्रिंसिपल दिए थे। अब क्वेश्चन यहीं से पूछता है, पहली चीज तो आप जान लीजिए कि मेंडल ने कितने सिद्धांत प्रतिपादित किए? 3 सिद्धांत प्रतिपादित किया। लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कहते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, और तीसरा नियम दिया था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, कहते हैं पृथक्करण का नियम। क्लियर? तो आइए आपसे क्वेश्चन पूछेगा, लॉ ऑफ डोमिनेंस, फैक्टर शब्द का प्रयोग मेंडल के किस सिद्धांत में किया गया? कारक शब्द का प्रयोग, कारक शब्द का प्रयोग मेंडल के किस सिद्धांत में किया गया? लॉ ऑफ डोमिनेंस में। याद रखिएगा, कारक शब्द का प्रयोग मेंडल के किस सिद्धांत में हुआ? तो किसमें हुआ था? लॉ ऑफ डोमिनेंस में। दूसरा पॉइंट, मेंडल ने कहा था फैक्टर इज ऑलवेज इन पेयर। जो कारक होते हैं, मेंडल को नहीं पता था कि जीन क्या है, इसलिए मेंडल ने फैक्टर शब्द का इस्तेमाल किया था, और उन्होंने कहा था भैया कि फैक्टर इज ऑलवेज इन पेयर, यानी कि कारक हमेशा जोड़े में पाए जाते हैं। इस बात को याद रखिएगा। जैसे आप क्रोमोसोम देखेंगे तो बिल्कुल कारक क्या होंगे? जोड़े में पाए जाते हैं। तो फैक्टर इज ऑलवेज इन पेयर, और डिसिमिलर पेयर किसमें पाए जाते हैं? डिसिमिलर पेयर में पाए जाते हैं, जैसे कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। तो ये क्या कहलाया? डिसिमिलर पेयर कहलाया। याद रखिएगा, सिमिलर नहीं है, ठीक? तो वर्डों को नोट करके रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस मेंडल के किस नियम में देखा गया? किसमें देखा गया? लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस किसको रिप्रेजेंट करता है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस को। लॉ ऑफ डोमिनेंस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फैक्टर इज यूज्ड इन अ लॉ ऑफ डोमिनेंस। फैक्टर इज ऑलवेज क्या होते हैं? इन पेयर, हमेशा फैक्टर जोड़े में पाए जाएंगे। बिल्कुल क्लियर कट करके रखिएगा, जिससे आगे की चीजें आपको आसान हो जाएंगी। इसीलिए हम इंट्रोडक्शन में वो चीजें आपको बता रहे हैं कि आगे आपके लिए थोड़ी सी सुविधा हो जाएगी, ठीक? ये एनसीईआरटी से लिए हैं, नीट से। तो कह रहा है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस में आएंगे तो फैक्टर इज यूज्ड, यानी कि पहले नियम में मेंडल ने क्या किया था? कारक शब्द का प्रयोग किया था। फैक्टर इज ऑलवेज इन पेयर, हमेशा कारक क्या होंगे? जोड़े में पाए जाते हैं। और क्या होगा? लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या होता है? डिसिमिलर पेयर, यानी कि जो जोड़े होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं? डिसिमिलर होते हैं। और लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या होता है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहाँ पाया जाता है? लॉ ऑफ डोमिनेंस में। दूसरे में आइए, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। दूसरा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो कह रहा है डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए जाना जाता है। याद रखिएगा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए कौन जाना जाता है? लॉ ऑफ डोमिनेंस। और डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए कौन जाना जाता है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। कौन से कैरेक्टर रखे गए थे? तो याद रखना है, इसमें राउंड एंड येलो, यानी कि गोल और पीला, राउंड एंड येलो, गोल और पीला, व्रिंकल्ड एंड ग्रीन, झुर्रीदार और हरा, झुर्रीदार और हरा, इन कैरेक्टरों को सम्मिलित किया गया है। तो गोल और हरा, झुर्रीदार, गोल और पीला, झुर्रीदार और हरा, इन लक्षणों को मेंडल के किस नियम में सम्मिलित किया गया? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में। जाने रखिएगा, डाई हाइब्रिड क्रॉस किसके लिए जाना जाता है?
लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के लिए। क्लियर? आगे आइए, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं इसे पृथक्करण का नियम, इसी को लॉ ऑफ प्योरिटी भी कहते हैं, प्योरिटी का नियम, शुद्धता का नियम कहते हैं। ठीक है, तो कह रहा है सेपरेशन हैज बीन सीन, ठीक है, यानी कि इसमें पृथक्करण देखा जाता है। दूसरी चीज, डार्क कैरेक्टर इज नॉट सीन F1 जनरेशन। याद रखिएगा, जितने भी डार्क कैरेक्टर होंगे, ड्राफ में बौना, ठीक, तो डार्क कैरेक्टर कभी भी F1 जनरेशन में नहीं देखा जा सकता है। कौन बता रहा है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बताता है कि डार्क कैरेक्टर को F1 जनरेशन में नहीं देखा जा सकता। लेकिन ध्यान रखने की चीज है कि F2 जनरेशन में यह डार्क कैरेक्टर दिखाई देगा, क्योंकि सेपरेशन की बात करेगा। किसकी बात करेगा? सेपरेशन, यानी कि पृथक्करण की बात करेगा। तो लंबापन अलग हो जाएगा, बौनापन अलग हो जाएगा। इतनी चीजें अगर हम यहाँ पर जान रहे हैं तो हम इस चैप्टर में एंट्री करने वाले हैं। एनी प्रॉब्लम? तो ये आपका हो गया कि मेंडल के बारे में, क्योंकि हमने आपसे कहा जैसे ही आप जेनेटिक उठाओगे तो आपको एक शख्स तुरंत दिखाई देगा, नाम होगा ग्रेगर जॉन मेंडल। तो ये एकेडमिक के बाहर है। जैसे एकेडमिक तो ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा ही रहा हूं, एकेडमिक के बाहर ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये आउट ऑफ एकेडमिक है कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे थे कि जैसे ही हेरिडिटी उठाएंगे तो सबसे पहला नाम किसका आने वाला है? मेंडल का आने वाला है, क्योंकि मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक कहा गया था। क्लियर? और मरने के 34 साल बाद मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक की उपाधि दी गई थी। मेंडल ने 3 प्रिंसिपल दिए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्लियर टू ऑल? एनी प्रॉब्लम? अब हम लोग चलते हैं, सीधे रुख करेंगे हम लोग किसकी? आनुवांशिकता की। ओके, तो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, बात करेंगे हम लोग वंशानुगत तथा विविधता के सिद्धांत। वंशानुगत तथा विविधता के सिद्धांत। क्लियर? वंशानुगत तथा विविधता के सिद्धांत। और पहली हेडिंग आपकी है वंशानुगत या आनुवांशिकता। वंशानुगत या आनुवांशिकता। वंशानुगत या आनुवांशिकता कहते हैं इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस, और इसी को कहते हैं हेरिडिटी। क्या कहते हैं? हेरिडिटी। तो वंशानुगत, वंशानुगत क्या है? आनुवांशिकता वह प्रक्रिया है आनुवांशिकता वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा माता पिता के लक्षण उनके संतानों में
उनके संतानों में स्थानांतरित होते हैं, स्थानांतरित होते हैं। आनुवांशिकता वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा माता पिता के लक्षण उनके संतानों में स्थानांतरित हो जाते हैं, आनुवांशिकता कहलाती है। उसी को हम कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, इस क्रिया को, इस क्रिया को वंशानुगत या आनुवांशिकता, आनुवांशिकता कहते हैं, आनुवांशिकता कहते हैं। एक पॉइंट और लिख सकते हैं, जनकों का लक्षण, जनकों का लक्षण उनके संतानों में जाना आनुवांशिकता कहलाता है। जनकों का लक्षण उनके संतानों में जाना आनुवांशिकता कहलाता है। दूसरा पॉइंट, आनुवांशिक लक्षण। आनुवांशिक लक्षण, आनुवांशिक लक्षण ऐसे लक्षण जो जनकों से उनके संतानों में, ऐसे लक्षण जो जनकों से उनके संतानों में स्थानांतरित हो जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं, आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं, आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। ऐसे लक्षण जो जनकों से उनके संतानों में स्थानांतरित हो जाते हैं, आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। जैसे लंबापन, बौनापन, लंबापन, बौनापन, नीली भूरी आंखें, घुघराले बाल, लंबी नाक, बहुत सारे हैं। लंबापन, बौनापन, नीली भूरी आंखें, घुघराले बाल, लंबी नाक आदि। तीसरा है आनुवांशिकी। आनुवांशिकी कहते हैं जेनेटिक्स। क्या कहते हैं? जेनेटिक्स। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वंशानुगति, जिसके अंतर्गत क्या करते हैं? वंशानुगत, या उसी को आनुवांशिकता कहते हैं, के अंतर्गत वंशानुगत तथा विविधता का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है जेनेटिक, यानी कि आनुवांशिकी, आनुवांशिकी कहलाता है।
क्या कहलाएगा? अनुवांशिकी कहलाता है। क्लियर? इन तीनों चीजों को देख लेते हैं। कह रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, चैप्टर का नाम है वंशानुगत तथा विविधता के सिद्धांत क्या है। उसमें सबसे पहली चीज हम जान रहे हैं कि वंशानुगत या आनुवांशिकता क्या है। इनहेरिटेंस कहते हैं उसको, या उसी को कह रहे हैं हेरिडिटी। तो क्या है जो हेरिडिटी है? इट इज अ प्रोसेस, एक प्रक्रिया है। क्या है? एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा माता पिता के लक्षण उनके संतानों में स्थानांतरित हो जाते हैं। तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जनकों के लक्षण क्या हो? जनकों के लक्षण उनके संतानों में स्थानांतरित हो जाए, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस, या उसी को हम हेरिडिटी कहते हैं। बात समझ में आ रही है कि कोई भी लक्षण हो, कोई भी माता पिता का क्या हो? कैरेक्टर हो, वह कैरेक्टर क्या हो? उनके ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफर हो जाए, उनके संतानों में ट्रांसफर हो जाए। तो इस प्रोसेस को, यानी जनकों से लक्षणों का ऑफ स्प्रिंग में जाना, पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग, कैरेक्टर जा रहा है, उस क्रिया को क्या कहेंगे? उसी को कहेंगे हम लोग हेरिडिटी, या उसी को कहते हैं इनहेरिटेंस। याद रखिएगा कि माता पिता, अनुवांशिकता वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा माता पिता मतलब कि जनक, उसी को कहते हैं, जनकों के लक्षण संतानों में स्थानांतरित हो जाते हैं। अनदर वर्ड कह सकते हैं कि जनकों का लक्षण उनके संतानों में जाना अनुवांशिकता कहलाता है। तो यही याद कर लीजिए कि अनुवांशिकता क्या है? एक प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता के लक्षण उनकी संतानों में स्थानांतरित हो जाते हैं। अब अपन देख लियो कि कौन तोहरे पिता का लक्षण, कौन माता का लक्षण तोहरे अंदर भैया आएगा, क्योंकि संतान आप ही है ना। तो अपने माता पिता को देखिएगा, अपने आप को देखिएगा कि हमारे पेरेंट्स से कौन सा लक्षण हमारे पास आया है। तो माता पिता के लक्षण संतानों के पास चले जाएं, इस क्रिया को क्या कहेंगे? वंशानुगत कहेंगे। क्लियर? दूसरा है कि कह रहा है कि आनुवांशिक लक्षण ना, कि माता पिता के लक्षण, तो पूछ रहा है आनुवांशिक लक्षण, वही लक्षण है ऐसे लक्षण जो जनकों से उनके संतानों में स्थानांतरित हो जाते हैं, उसे आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। जैसे लंबापन, माता और पिता दोनों लंबे, तो संतान क्या होगी? लंबी हो रही है, लेकिन अपने 7 पीढ़ियों पर जाएगी, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है? जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा, अंग्रेजों को देखिए, खूब गोरे होते हैं, तो उनकी संतान काली नहीं होगी, गोरी होगी। देखा ना आपने? तो माता पिता के लक्षण क्या होंगे? उनके संतानों में जाएंगे। घुघराले बाल, कुछ पेरेंट्स के बाल कैसे होते हैं? घुघराले होते हैं, तो उनके संतानों के बाल भी घुघराले हो जाते हैं। कुछ लोगों को आपने देखा होगा उनकी नाक लंबी होती है, तो उनके बच्चों की भी नाक क्या हो जाती है? लंबी हो जाती है। ठीक? कह रहा है कि नीली भूरी आंखें, आंखों का रंग, तो जैसे माता पिता के आंखों के रंग कुछ नीली भूरी वाले पेरेंट्स होते हैं, तो उनकी संतानों की भी आंखें क्या हो जाती हैं? नीली भूरी हो जाती हैं। कहीं नहीं देहात में कहा थी, जैसे बाप वैसे बेटा, तो कहावत, जैसे बाप वैसे बेटा। तो जैसे माता पिता होंगे वैसे उनकी संतानें हो जाएंगी। तो ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर स्थानांतरित हो जाते हैं, ऐसे लक्षणों को आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। याद रखिएगा, ये जो आनुवांशिकता है, हेरिडिटी है, इसी हेरिडिटी के पाए जाने के कारण मनुष्य की संतान सदैव मनुष्य होती है। क्योंकि देख लीजिए, माता है और कौन है? पिता है। तो माता पिता दोनों का हो, एलिफेंट हो, तो संतान का हो एलिफेंट। माता है और कौन है? पिता है, ये दोनों क्या है? मनुष्य हैं, तो संतान क्या होगी? मनुष्य होगी। क्लियर हुआ? माता है और पिता है, दोनों क्या है? मंकी हैं, तो संतान का हुई? मंकी, बंदर है। आनुवांशिकता है ये, जैसे माता पिता वैसे उनकी संतान।
हमने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि एलिफेंट जो है, एलिफेंट को प्रोड्यूस करेगी मैंगो सीड से, हमेशा मैंगो का प्लांट ही आएगा, नॉट अनदर प्लांट, और कोई दूसरा प्लांट नहीं आने वाला। क्यों भैया? कहें हेरिडिटी है या वंशानुगत है। जैसे माता पिता, जैसे जनक, वैसे उनकी संतान। तो अगर माता पिता क्या है? मनुष्य है, तो संतान हाथी घोड़ा थोड़ा ना हो जाएगी, संतान भी मनुष्य होगी। माता पिता बंदर हैं तो संतान भी बंदर होगी। माता पिता क्या है? हाथी है, तो संतान भी हाथी होगी, क्योंकि ये क्या है? आनुवांशिकता है। क्लियर हुआ? तो यही यहाँ पर कह रहा है कि आनुवांशिक लक्षण क्या होंगे? ऐसे लक्षण जो जनकों से उनके संतानों में स्थानांतरित हो जाते हैं, उसे आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। हीमोफीलिया भी इसी में आता है, वर्णांधता भी इसी में आता है। समझ रहे हैं ना? घुघराले बाल, लंबापन, बौनापन, नीली भूरी आंखें, सब क्या है? आनुवांशिक लक्षण है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर स्थानांतरित होती है। जैसे आप देखिए, हमने कहा ना अंग्रेजों को देखेंगे तो वो क्या होते हैं? गोरे चिकने होते हैं। अभी दक्षिणी अफ्रीका देखिए, काले काले होते हैं ह्यूमन। सब जो है वैसे 4 प्रकार की कैटेगरी है ह्यूमन की, समझ रहे हैं? लेकिन सबको होमोसेपियंस में रखा गया है, सभी होमोसेपियंस हैं, लेकिन थोड़ा सा कलर फर्क आप देखिए, भारतीय दूसरे तरह के होंगे, ठीक है। और बाकी अगर आप चीन वालों को देखेंगे, चीन देखिए, जापान के लोगों को देखिए, कोरियन को देखिए, पहचान ही नहीं पाए, बिल्कुल इनका गोल गोल मुंह होता है। सबसे सुंदर कौन? हिंदुस्तानी। देख रहे हैं ना आप? जापान के लोगों को देखिए, कोरियन के लोगों को देखिए, चीन के लोगों को देखिए, गोल चेहरा होता है, आंखें थोड़ी सी उभरी हुई होती है। सबको एक साथ खड़ा कर दोगे, जान इन पाई वो कौन के हो। और उनमें अगर भारतीय सम्मिलित कर दोगे तो सबसे आगे कौन हो जाएगा? हिंदुस्तानी हो जाएगा। ठीक, चलिए, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जो ये क्या है? आनुवांशिक लक्षण है। ये क्या है? आनुवांशिक लक्षण है। आनुवांशिक लक्षण क्या होंगे? ऐसे लक्षण जो माता पिता से जनकों से उनके संतानों में जाएंगे, आनुवांशिक लक्षण कहलाएंगे। तो कह रहा है, बताइए आनुवांशिकी क्या है? इट इज अ ब्रांच ऑफ बायो। या क्या है? यह आपकी जेनेटिक्स जो है ब्रांच है, एक शाखा है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसका अध्ययन करेंगे? वंशानुगत का, हेरिडिटी का या इनहेरिटेंस का अध्ययन कर रहे हैं, तथा वेरिएशन का। वेरिएशन माने विभिन्नता, इसी को कहते हैं विविधता। याद रखिएगा, विविधता और विभिन्नता एक ही बात है। तो जिसके अंतर्गत वंशानुगत का अध्ययन करते हैं और जिसके अंतर्गत विविधता का अध्ययन करते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं जेनेटिक, अनुवांशिकी। और अनुवांशिकी की नींव किसने डाली? ग्रेगर जॉन मेंडल ने डाला। इसीलिए तो मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक कहा जाता है। थोड़ा सा बैक चलिए और देखिए कि जनन क्या है। क्या है जनन? जनन का मतलब क्या है? वह प्रक्रिया, अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्रिया। अपने समान संतान, नोट डाउन करते रहिए, संतान उत्पन्न करने की क्रिया को क्या कहते हैं? जनन। जनन को इंग्लिश में कहते हैं रिप्रोडक्शन। तो अपने समान संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। जनन मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? जनन मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, क्योंकि हम कह रहे हैं कि वेरिएशन की बात कर रहे हैं, विभिन्नता। तो अगर हम वेरिएशन की बात करेंगे तो थोड़ा सा आपको बैक ले चल रहे हैं कि वेरिएशन क्या है। यानी कि सबसे पहले तो आप वेरिएशन की डिफिनेशन जानिए। वेरिएशन, वेरिएशन मतलब होता है विभिन्नता। क्या होता है? विभिन्नता। तो विभिन्नता क्या है? एक ही माता पिता के 2 संतानों में समानता के बावजूद जो अंतर होता है उसी को वेरिएशन कहते हैं। अब एक के घर में 2 संतान देखो, एक ही माता पिता के 2 भाइयों को देखो, तो इनमें समानता, सिमिलरिटी पाई जाएगी।
पाई जाएगी ना। समानता आपको पढ़ाए ये चीज इंट्रोडक्शन में कि सिमिलरिटी होगी, लेकिन देखेंगे कि उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर पाया जाता है। तो कह रहा है एक ही माता पिता के दो संतानों में समानता के बावजूद जो अंतर पाया जाता है उसी को वेरिएशन कहते हैं, उसी को विभिन्नता कहते हैं। तो एक ही माता पिता के दो संतानों में कुछ ना कुछ वेरिएशन मिलेगा। और यह भी आपको देखने को मिलेगा क्या कि माता और पिता इन दोनों से जो संतान होगी उस संतान में भी वेरिएशन मिलेगी। लेकिन किसमें वेरिएशन मिलेगी उसी के लिए हम जनन देख रहे हैं कि अपने ही समान संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को जनन कहते हैं। जनन मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। कौन कौन? एक आपका है अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, इसको कहते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा क्या है? लैंगिक जनन, लैंगिक जनन, इसको कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बात समझिएगा, जनन की प्रक्रिया दो प्रकार की होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखिए कह रहा है अलैंगिक जनन क्या होगा। अलैंगिक जनन का मतलब हो गया कि जनन की यह क्रिया, जनन की इस क्रिया में क्या होता है, केवल एक जनक भाग लेता है। एक पॉइंट, इस क्रिया में क्या होता है कि जनन की इस क्रिया में केवल एक जनक भाग लेता है। क्लियर हुआ? जनन की इस क्रिया में अलैंगिक जनन क्या होता है, इस क्रिया में केवल एक जनक भाग लेगा। तो जब एक जनक भाग लेगा तो इसमें क्या होता है, संताने अपने जनकों के बिल्कुल समान होती हैं, बिल्कुल समान होती हैं। कहाँ भैया, कहाँ समान होती हैं? अलैंगिक जनन में। तीसरी चीज, इन्हें संतान न कह के क्या कहते हैं, क्लोन। क्या कहते हैं? क्लोन कहा जाता है, क्लोन कहा जाता है। ठीक, ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जरा देखिएगा, ये मान लीजिए कि किसी भी अमीबा की कोशिका है, इस कोशिका का ये क्या है, डीएनए। इसका ये क्या है, डीएनए। देख रहे हैं ना, ये है डीएनए। ये क्या है, मदर सेल। यहीं से अभी पता लग जाएगा आपको। मदर सेल, इसमें क्या हुआ, कोशिका विभाजन की प्रक्रिया हुई। क्या हुई? कोशिका विभाजन की प्रक्रिया हुई। तो वन मदर सेल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल हुआ ना। अब देखिए, ये इसका केंद्रक, ये इसका केंद्रक। आप जरा सभी के केंद्रक को देखिए। माता, यहाँ पर जो मदर सेल है उसका केंद्रक हमने किससे बनाया, ग्रीन से, ठीक। और उसके बाद ये क्या है, डॉटर सेल। तो देखिए यहाँ भी ग्रीन है, यहाँ भी ग्रीन है, और इसका भी डीएनए कैसा है, ग्रीन ही दिख रहा है। यानी कि इसके डीएनए और इसके डीएनए में कोई फर्क नहीं है।
इसका मतलब हो गया कि इसी का फोटोकॉपी हो गए। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, हमेशा वेरिएशन आपको नहीं देखने को मिलेगा। कहाँ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन का फॉर्मेशन होता है। और हमको जानना है कि वेरिएशन कैसे उत्पन्न हुआ, विभिन्नता कहां से आई। तो विभिन्नता तो एसेक्सुअल से नहीं आती है। जितनी भी संतानें अलैंगिक जनन की प्रक्रिया के द्वारा उत्पन्न होते हैं वह बिल्कुल अपने जनकों के हूबहू समान होते हैं, इसलिए इन्हें संततियां ना कह के क्या कहा जाता है, क्लोन कहा जाता है। क्लियर। लेकिन जब हम क्या करेंगे कि अलैंगिक जनन की बात छोड़ करके लैंगिक जनन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, नंबर 2 नोट करते चलिएगा, लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन में क्या होंगे, दो विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है। दो विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है, जिसमें एक क्या है, नर, और दूसरा क्या है, मादा। क्लियर हुआ। यानी कि नर को कहेंगे मेल और ये हो जाएगी क्या, फीमेल। तो इसमें क्या है, मेल गैमीट, यानी कि आप ऐसे लिखिए नर युग्मक, और इससे क्या बना, मादा युग्मक। अब आप देखिए यहां पर है नर, इस नर में कुल कितने क्रोमोसोम है, 46। मादा में कितने क्रोमोसोम, 46 क्रोमोसोम। इसका क्या हुआ, इसका हुआ मियोसिस। क्या हुआ, मियोसिस। इसमें भी क्या हुआ, मियोसिस। क्या हुआ, मियोसिस। कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। तो अर्धसूत्री विभाजन वह विभाजन है जिसमें एक मदर सेल क्या होती है, 4 डॉटर सेलों में बटती है। तो जब क्या होगा, नर में जब मियोसिस होगा, यही ध्यान दीजिएगा, नर में जब मियोसिस होगा तो क्या बनेगा, नर युग्मक बनेगा। मतलब नर में अर्धसूत्री विभाजन होगा तो नर युग्मक बनेगा। मींस कि मेल में मियोसिस होगा तो क्या बना, मेल गैमेट। मेल गैमेट कौन है, स्पर्म है। तो जिस समय स्पर्म का फॉर्मेशन होगा तो बाय द मियोसिस होगा ना, बाय द मियोसिस होगा। और मियोसिस की संपूर्ण घटना को याद कीजिए, मियोसिस के संपूर्ण घटना को, यानी कि यह हो गई सेल, और सेल के बाद कोशिका है, तो कोशिका में क्या होगा, वृद्धि होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, डीएनए प्रतिकृत होगा, याद है ना, यानी रेप्लिकेशन। यहां पर लिख सकते हैं कोशिका, कोशिका क्या होगा भैया, वृद्धि होगी। फिर उसके बाद क्या होगा, डीएनए प्रतिकृति होगा, और फिर उसके बाद क्या होगा, कोशिका विभाजन होगा। क्या होगा, कोशिका विभाजन होगा। तो कोशिका विभाजन में क्या हो गया, मियोसिस फर्स्ट। ये क्या है, मियोसिस फर्स्ट। अब मियोसिस फर्स्ट के बाद क्या होगा, मियोसिस सेकेंड होगा। हुआ। इस प्रक्रिया में आपको याद होगा ये है क्रोमोसोम, ये क्या है, गुणसूत्र। आपको याद होगा कि इनका क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया होती है। क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया होती है। यही समझिएगा। ये जो आपका क्या है, ये आपका जो क्या हो रहा है, मियोसिस हो रहा है। हमने आपको बताया था ना, मनुष्य में कुल 46 क्रोमोसोम होते हैं। कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46। 46 में 44 क्या होते हैं, दैहिक कहलाते हैं। कौन से क्रोमोसोम, दैहिक। और 2 गुणसूत्र ऐसे होंगे भैया जिसे कि हम क्या कहते हैं, लिंग गुणसूत्र कहते हैं। और इन लिंग गुणसूत्रों में क्या हो रहा है, मियोसिस हो रहा है। क्योंकि सदैव जो मियोसिस होगा वो कहाँ होगा, लिंग गुणसूत्रों में होगा। तो जब मियोसिस की प्रक्रिया होगी तो क्या बनाएगा, नर युग्मक बनाएगा। तो जिस समय नर युग्मक बनेगा उसी समय स्पर्म जो बनेगा उस स्पर्म के क्रोमोसोम अर्थात डीएनए में थोड़ा सा बदलाव आ जाएगा। कैसे आया,
क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया, क्योंकि यह बाय द मियोसिस होगा। हमने इसीलिए आपसे कहा था कि आपको फर्स्ट ईयर का मियोसिस लिंक करना पड़ेगा। जब तक लिंक नहीं करेंगे, अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो गुणसूत्र होते हैं जोड़े में होते हैं। मेंडल ने तो पहले कहा ना, लेकिन मेंडल ये सब नहीं जानता था। उसके पहले मेंडल ने दिमाग लगा दिया था। सोचिए कितना जो है हायर थिंकिंग रही होगी मेंडल की। ये तो बाद में हम पढ़ रहे हैं ना, तो मेंडल ने क्या किया था, उसके पहले दिमाग खर्च करके ये बता दिया था। तो ये कहा कि क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया होगी और जो गुणसूत्र हैं वो जोड़े में होगी। तो जब क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया होगी तो क्या होगा, इसे की एजेमेटा कहेंगे, याद कीजिएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, कैरेक्टरों का लेन देन हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो जब मियोसिस होगा तो मियोसिस की अभिक्रिया के द्वारा नर युग्मक बना ना। नर युग्मक कौन? स्पर्म। कौन? स्पर्म। तो वहीं पर थोड़े बहुत चेंजेस आ जाते हैं। तो अब यह नर युग्मक, यही चीज मदर में भी होगी, फीमेल में, माता में। देखिए उसमें भी मियोसिस होगा। मियोसिस से क्या बनेगा? मादा युग्मक यानी अंडाणु। तो वहां भी तो क्रॉसिंग ओवर होगा मियोसिस में। तो क्या होगा, जिस समय युग्मक का निर्माण होता है, याद रखिएगा, जिस समय युग्मक का निर्माण होता है, कहां? नर और मादा में। यानी कि क्या होता है, गैमीट फॉर्मेशन की प्रक्रिया होती है, तो बाय द मियोसिस होती है। और मियोसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होगा, मियोसिस की अभिक्रिया में क्या हो जाएगा, यहां पर जीन विनिमय की प्रक्रिया होगी। यानी कि क्या कहते हैं इसको क्या कह रहे हैं, क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया हो जाती है। और इसी क्रॉसिंग ओवर के द्वारा इनके युग्मकों में ही थोड़ा बहुत परिवर्तन शुरू हो जाता है। क्लियर हुआ? अब क्या होगा, अब कंडीशन ये होगी, ये नर युग्मक है, ये मादा युग्मक है। क्लियर? तो 23 क्रोमोसोम इसके और 23 क्रोमोसोम इसके, इस संतान में गया 46 क्रोमोसोम। तो जो संतान निकल करके आई वह हूबहूब ना तो पिता के समान हुई और हूबहूब ना तो माता के समान हुई। तो इसी को हम क्या कहेंगे, वेरिएशन। क्या कहते हैं, विभिन्नता। तो विभिन्नता का रीजन कहां से शुरू हुआ, यहीं से गैमिट निर्माण के समय से ही वेरिएशन हो गया। अब चूंकि देखिए 23 क्रोमोसोम माता से मिल रहे हैं, 23 क्रोमोसोम पिता से मिल रहे हैं, तो अगली जो पीढ़ी आने वाली है वह माता और पिता दोनों से क्या होगी, भिन्न होगी। तो अब हम लोग वेरिएशन की डिफिनेशन लिख सकते हैं। तो यहां पर आप हेडिंग डाल दीजिए, विभिन्नता। विभिन्नता कहते हैं वेरिएशन। क्या कहते हैं, वेरिएशन। विभिन्नता किसे कहते हैं, एक ही माता पिता की कोई दो संतानें, एक ही माता पिता की कोई दो संतानें, एक ही माता पिता की कोई दो संतानें बिल्कुल समान, बिल्कुल जनक के समान नहीं होती हैं। दो संतानें क्या होती हैं, जनकों के बिल्कुल समान नहीं होती हैं। जनकों के बिल्कुल समान नहीं होती हैं, उनमें कुछ भिन्नता अवश्य पाई जाती है। उनमें कुछ भिन्नता अवश्य पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं, विभिन्नता, या इंग्लिश में वेरिएशन। क्या कहते हैं, वेरिएशन कहते हैं। क्लियर? तो एक ही माता पिता के दो संतानें,
एक ही माता पिता की, कह रहा है एक ही माता पिता की कोई दो संतानें जनकों से बिल्कुल समान नहीं होती हैं। मतलब एक ही माता पिता की कोई भी संतान या एक ही माता पिता की दो संतानें भी आपस में समान नहीं होती हैं। तो जनकों से बिल्कुल क्या होती है, समान नहीं होती हैं, उनमें कुछ विभिन्नता पाई जाती है, जिसे कि हम क्या कहते हैं, वेरिएशन कहते हैं। या आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि एक ही माता पिता की दो संतानों में समानता के बावजूद जो अंतर पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, वेरिएशन कहते हैं। क्लियर? तो अब देखिए ये वेरिएशन क्यों हुआ क्यों, इवोल्यूशन की प्रक्रिया के द्वारा। तो इसीलिए कह रहे हैं जैव विकास की प्रक्रिया चल रही है। और आपने पढ़ा कि जैव विकास की प्रक्रिया क्या है, जैव विकास एक निरंतर और सतत चलने वाला क्रमिक परिवर्तन है। आज भी इवोल्यूशन की प्रक्रिया हो रही है। इसी इवोल्यूशन के कारण जो है मनुष्यों में क्या हुआ, दिन ब दिन परिवर्तन होता चला गया। अब मान लो आए वाले 2000 साल में या करोड़ों वर्ष में और वेरिएशन हो जाए, मनुष्य का दिमाग और तीव्र हो जाए, यह भी तो हो सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है मनीष कि मनुष्य के सर पे का हो जाए, सींग निकल जाए। अब क्यों सर पे सींग निकल जाए, क्यों घरे कोनो लड़का का तो का हो जाए, वेरिएशन। और वेरिएशन क्या करेगी, नई जातियों की उत्पत्ति करती है, नई जातियों की उत्पत्ति करती है। समझे तो बतिया कि नहीं? मान लो तोरे सर पे सींग निकल जाए तो ये का हो गए, वेरिएशन। या मान लो मनीष कि तोरे पंखा निकल उठे और जैसे हाथ फैलाओ तो ऐसे उड़े लागो, तभी क्या हो, वेरिएशन हो। अब आगे आने वाली पीढ़ियों में क्या हो जाएगा, पंख हो जाएगा। तो ये ऐसा बहरहाल जिस तरीके से क्या हो रहा है, इवोल्यूशन की प्रक्रिया बढ़ रही है, तो उसी को हम वेरिएशन कह रहे हैं। मतलब कोई ऐसी चीज हो कि धीरे धीरे धीरे, क्योंकि हम लोग भी पहले कैसे थे, पहले का जो मानव आप देखेंगे और आज का मानव जब आप देखेंगे तो उनमें बहुत सारा अंतर है। अभी हमने आपसे कहा ना कि आप अलग अलग देशों के मनुष्यों की गणना कीजिए, देखिए सबका शरीर, सबका आकार आकृति, सबका रंग रूप क्या है, डिफरेंस है। तो वेरिएशन है, ये क्या है, वेरिएशन। तो विभिन्नता की बात करें कि जुड़वे बच्चों में भी वेरिएशन देखी जा सकती है। समझ रहे हैं ना? तो वेरिएशन का मतलब हो गया विभिन्नता आई कहां से, तो यह याद रखिएगा, विभिन्नता आएगी कहां से भैया, लैंगिक जनन से आएगी। वेरिएशन सदैव लैंगिक जनन से उत्पन्न होता है, अलैंगिक जनन से तो कभी वेरिएशन उत्पन्न नहीं हो सकता। और वेरिएशन की शुरुआत कहां से हो जाती है, जब क्या होता है, युग्मक निर्माण शुरू होता है, वहीं से वेरिएशन शुरू हो गया। क्लियर? क्योंकि वहीं पर क्या हो जाता है, क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया होती है और जो क्या बनेगा, युग्मक बनेगा, उसमें डिफरेंशिएट आ जाता है। तो अब ये पिता के समान, ये तो पिता की तरह क्या होगा, पिता के जो पिता का डीएनए है इस डीएनए में क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट हो जाएगा, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया हो गई। जो माता का डीएनए है और जो इस एग का डीएनए बनने वाला है उसमें डिफरेंशिएट आ जाएगी। क्यों भैया? क्योंकि मियोसिस हो गया, मियोसिस के दौरान क्या हो गया, क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया हो गई। तो जब क्रॉसिंग ओवर हो गया तो कुछ ना कुछ बदलाव उनके युग्मक में आ गए। अब दो बदले हुए युग्मक क्या करेंगे, एक नया संतान लाएंगे जो क्या होगा, ना बिल्कुल पिता की तरह होगा, ना बिल्कुल माता की तरह होगा। इसी को हम कहते हैं वेरिएशन, यानी कि विभिन्नता। आज के लिए इतना ही, कल फिर हम लोग मिलेंगे बायो क्लासेस में, तब तक के लिए धन्यवाद। एनी प्रॉब्लम?